नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिशा कॉन्फ्रेंस क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा उपभाषा व बोलियों के विषय में। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें आप लोगों ने देखा ये ब्रज भाषा के विषय में, खड़ी बोली के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई। आज हम लोग देखेंगे इसमें जो शेष भाषा बची हुई हैं। शेष भाषा में अगर बात की जाए भैया तो इसमें सबसे पहले आती है बांगरू भाषा। बांगरू भाषा के विषय में ये कहा जाता है कि सामान्य रूप से हरियाणा के वे जनपद जो कह सकते हैं कि दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, वहाँ पर बांगरू भाषा बोली जाती है। और ये खड़ी बोली का ही एक कह सकते हैं कि प्रतिरूप है या उसका ही एक रूप है। इसमें अगर देखा जाए ना तो कोई खंडकाव्य रचा गया है, ना तो कोई महाकाव्य रचा गया है। और इसमें सामान्यतः वीर रस की छोटी छोटी कविताएं लिखी गई हैं, वो आपकी परीक्षा में पूछी नहीं जाएंगी, इसलिए इसे हम ज़्यादा लिखवाने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे देखें भैया, आगे अगली जो आती है भाषा वो है बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा के बारे में अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसके विषय में प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। बुंदेली, हाँ, बुंदेली भाषा की अगर बात की जाए तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आधुनिक समय में जो ब्रज भाषा हम लोग पढ़ते हैं उसका ही एक रूप बुंदेली भाषा है। बुंदेली भाषा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो बुंदेलखंड कहलाता है, जैसे वो लोग अपना एक अलग प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले मांग कर रहे हैं कि हमें बुंदेलखंड दे दीजिए, यानी कि बुंदेलखंड वो अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं। जैसे ये अपने पश्चिमी यूपी वाले हर प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है। सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे बड़ा भैया क्षेत्र है वो है झांसी जनपद। झांसी के बाद इसमें जालौन आता है। जालौन के बाद भैया इसमें ललितपुर आता है। हाँ, उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसी में बांदा जिला आ जाता है। ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद। उसके साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ जनपद सम्मिलित हैं। अर्थात जो बुंदेली भाषा है उसका क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चंबल नदी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसे बुंदेली कहा गया है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से जो इसमें पन्ना जनपद है, इसी में ओरछा जनपद है और इसी में सागर जनपद आ जाता है। भैया सागर जो है मध्य प्रदेश का वो बीड़ी उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और जो बीड़ी बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, अर्थात वो लपेटी जाती है। तो ये क्षेत्र हो गए बुंदेली के, जहाँ पर प्रमुख रूप से बुंदेली भाषा बोली जाती है। वर्तमान समय अगर देखा जाए तो बुंदेली भाषा जो है वो ब्रज भाषा में ही रूपांतरित हो गई है, क्योंकि जैसे ही हम आगरा के समीप बढ़ते हैं, अलीगढ़ के समीप बढ़ते हैं, यमुना कह सकते हैं कि जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, जब हम वहाँ ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो कह सकते हैं कि ये भाषा बताई गई है ये ब्रज बन जाती है। जैसे पहले बता दिया गया था कि जो आदिकाल की जो डिंगल पिंगल भाषा थी, जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया, जो परमान रासो लिखा गया, इस प्रकार के जो रासो काव्य लिखे गए उसमें जो डिंगल पिंगल भाषा है भैया वहीं आधुनिक समय में बुंदेली भाषा बन गई है। जैसे परमान रासों में राजा परमाल का वर्णन किया गया है, वो कह सकते हैं आल्हा उदल, ये कथाएं सब बताई गई हैं। तो ये सब इसी क्षेत्र के थे। महोबा हो गया, ये सब इनका ही क्षेत्र था जहाँ पर ये भाषा बोली जाती थी। देखिए इसमें ना तो कोई विशेष महाकाव्य रचे गए हैं, ना तो कोई खंडकाव्य रचे गए हैं। एकमात्र ऐसे कवि हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो उनके विषय हम लोग लिखेंगे भैया। ये कह सकते हैं, इनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। जी, वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वो उपन्यास है भैया मृग नयनी। हाँ, मृग नयनी में समास बताइए कौन सा है? मृग के समान है नयन, बताइए कौन सा है? इसमें कर्मधारय समास है कि आंखों की विशेषता बताई जा रही है। एक और इनका भैया समास, ये कह सकते हैं कि एक और इनका उपन्यास है झांसी की रानी। झांसी की रानी उपन्यास किसका है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का ही है। आपको ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में। जो झांसी की रानी है उपन्यास वो किसने लिखा है? वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और प्रश्न अगर पूछ जाए कि झांसी की रानी कविता किसने लिखा है, दोनों प्रश्न भैया अलग अलग हैं। झांसी की रानी कविता, अगर कविता की बात होगी तो आप क्या समझेंगे? कविता किसने लिखा है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा, और अगर कविता है सन 57 में चमकुठी, वह सन 57 में चमकुठी वह तलवार पुरानी थी। तो इस प्रकार से कोई बात आती है तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान को समझ जाएंगे, और कोई विशेष बिंदु आपकी परीक्षा में इससे नहीं पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे भैया कन्नौजी के विषय में। तो कन्नौजी के विषय में ये कहा जाता है कि सामान्य रूप से इसमें जो महोदय श्रीनगर है
महोदय श्रीनगर भैया किसका प्राचीन नाम है बताइए। महोदय श्रीनगर जो था भैया, जो वर्तमान समय में कन्नौज जनपद है, हाँ, जो वर्तमान समय में कन्नौज जनपद है, इसका ही प्राचीन समय में नाम था महोदय श्रीनगर। क्योंकि ये माना जाता है कि जो गुप्तोत्तर के बाद जो हर्षवर्धन आए हैं, तो हर्षवर्धन ने क्या किया है, थानेश्वर से हटा करके अपनी राजधानी कन्नौज बना दी है। और इस प्रकार से हर्षवर्धन के समय में ही जो कन्नौज था बहुत एक प्रसिद्ध है एवं कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक धरोहर का एक केंद्र के रूप में उसकी एक आभा हमें देखने को मिलती है। इस कारण यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है कन्नौज को लेकर के। तो ये एक बहुत ही समृद्ध नगर माना गया था महोदय श्रीनगर। तो इसमें हमें कह सकते हैं कि कन्नौजी भाषा प्रमुख रूप से जो इसका क्षेत्र हुआ, तो इसमें सबसे पहले हो गया कन्नौज। उसके बाद में भैया इसमें हरदोई जनपद भी आ जाता है। हरदोई के बाद इसमें कुछ क्षेत्र शाहजहांपुर जनपद का भी आ जाता है जी। जो शाहजहांपुर जनपद है वो भी इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हो जाता है। कन्नौजी के विषय में ये कहा जाता है कि समान रूप से इसमें भी क्या लिखे गए हैं, पुत्र जन्मोत्सव के गीत लिखे गए हैं, विवाह गीत लिखे गए हैं और वीर रस की कुछ कविताएं लिखी गई हैं, परंतु कोई खंडकाव्य, महाकाव्य या कोई नाटक उपन्यास ऐसे नहीं लिखे गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएं। प्रमुख रूप से इसमें होता क्या है कि सबसे पहली विशेषता तो ये हुई कि यहाँ पर भगवान की भक्ति होती ही नहीं थी, क्योंकि जो हरदोई है ये इसे इसलिए कह दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सब भगवान के दुश्मन रहते थे, हरिद्रोही रहते थे। क्योंकि जो हिरण्यकशिपु था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा द्रोही था, इसलिए इस क्षेत्र को ही हरिद्रोही कहा गया। और वहीं वर्तमान समय में क्या हो गया है, वो हरदोई हो गया है। ये इतने मूर्ख हैं, ये सब भगवान का नाम नहीं लेते हैं भैया। और ये क्या कहते हैं, सब हद्दी मिच्चा कहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम राम से रा से प्रारंभ होता है, तो ये रा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि इसका जो प्रकोप था हिरण्यकशिपु का, आज भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। बहुत समय बीत गया, उसके बावजूद भी इस जो महा कह सकते हैं दुष्ट राक्षस था, इस राक्षस का प्रकोप आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस कारण ईश्वर की कोई महिमा यहाँ नहीं हुई है, कोई विशेष महाकाव्य यहाँ पर नहीं रचे गए हैं। बस आपको यही क्षेत्र आपको ध्यान रखना है और कोई महत्वपूर्ण बिंदु से नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो भैया हमारी भाषा आती है या जो बोली आती है, इसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये पूर्वी हिंदी आ जाती है। पूर्वी हिंदी के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा साकेत प्रदेश है या जो कोसल जनपद है, कोसल जनपद से हम प्रारंभ करते हैं और ये जो हमारा क्षेत्र होता है ये मगध जनपद की सीमाओं को स्पर्श करता है। उस क्षेत्र को हमने क्या कह दिया है, पूर्वी हिंदी कह दिया है। और पूर्वी हिंदी अगर बात की जाए तो इनका जो अपभ्रंश माना गया है वो कौन सा है, वो अर्धमागधी अपभ्रंश है इनका। और इसमें जो प्रमुख रूप से बोलियां सम्मिलित होती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हो जाती हैं। अवधी की अगर बात की जाए तो इसमें जो बघेली है, जो छत्तीसगढ़ी है, ये नाम मात्र की बोलियां हैं और जो सबसे श्रेष्ठ इसमें मानी गई है वो अवधी ही है। अवधी के बारे में हम लोग देखेंगे जी। अवधी बोली, अवधी भाषा भी इसे हम कह सकते हैं। अवधी के बारे में बात की जाए तो ये माना जाता है कि प्राचीन समय में जो कोसल महाजनपद था उसकी दो राजधानी होती थी। इसमें एक तो राजधानी आपकी साकेत होती थी और दूसरी जो इसकी राजधानी होती थी वो कह सकते हैं कि इसमें श्रावस्ती होती थी, जो साहेट महट है। तो इस प्रकार से जो साकेत महाजनपद था, मान लीजिए जो साकेत राजधानी थी, साकेत को ही वर्तमान समय में हम लोग अवध के आसपास का क्षेत्र कहते हैं। और अवध से ही क्या बना है, अयोध्या बना है। तो इसमें यह कहा गया है कि ऐसा समस्त क्षेत्र जो साकेत के आसपास का क्षेत्र था, उसे वहां पर जो बोली बोली जाती थी वो अवधी ही बोली जाती थी। अवधी के विषय में अगर देखें तो सर्वप्रथम हम इनके देखेंगे क्षेत्र के विषय में जी। सर्वप्रथम क्षेत्र, अवधि का जो क्षेत्र है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या कांस्टेबल यूपीपी कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया। इस प्रकार की जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें बहुत बार पूछा जाता है। और एक और पेपर जैसे हो गया जो वर्णक्षक का पेपर होता है अधीनस्थ के द्वारा, इसमें हिंदी के लगभग 80 प्रश्न आते हैं। तो भैया इसमें बोली से भी 4-5 प्रश्न उठा लेते हैं, साहित्य से कम 12 या 13 प्रश्न वो अवश्य पूछते हैं। तो क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले जो इससे पहले जनपद था फैजाबाद जनपद, अब वो क्या हो गया है, अब वो अयोध्या जनपद हो गया है। हाँ, अयोध्या जनपद हो गया है। उसके बाद में अयोध्या के अगर आसपास की बात करें हैं तो इसमें आगे जाता है बहराइच। देखिए ये सब प्राचीन आंकड़े हैं,
ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तब से चल रहे हैं, कोई इसमें विशेष संशोधन नहीं हुआ है। अगर वर्तमान समय हम बहराइच और श्रावस्ती का अध्ययन करते हैं तो वहां पर जो 100% या कह सकते हैं कि जो 70% लोग हैं वो सब भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। वहां पर पर्याप्त मात्रा में भोजपुरी बोली जाती है, परंतु ये उससे लगा हुआ है, इसलिए आगे देखेंगे। इसमें भैया गोंडा आ जाता है, गोंडा के बाद इसमें बलरामपुर आ जाता है, कह सकते हैं कि देवी पाटन जो मंडल है वो इसमें आ गया। उसके बाद में फिर हम इधर बढ़ेंगे, हमारा लखनऊ वाला जो जनपद है वो भी इसी में आ जाता है, लखनऊ मंडल हो गया। उसके बाद में इसी में हमारा जो खीरी जनपद है वो आ जाता है। हाँ, उसके बाद ध्यान रखेंगे सीतापुर जनपद हो गया। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो बोली बोली जाती है वो भैया कौन सी है, ये अवधी ही है। एक और विशेषता आपको ध्यान रखना है कि अगर सुदूर प्रांतों की बात करें तो अवधी जो है वो प्रयागराज में भी बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है, अवधी प्रयागराज में भी बोली जाती है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि अवधी के जो कुछ अंश होते हैं वो फिजी में भी बोले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, अवधी फिजी में भी बोली जाती है। परंतु जो फिजी मॉरिशस की जो 100% भाषा है वो भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो ये तो भैया हो गया इसका क्षेत्र, अर्थात कहाँ कहाँ पर ये बोली जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि अवधी पर काव्य रचना कैसे हुई, किस प्रकार से अवधी बोली से अवधी भाषा बन गई। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि वो कह देते हैं कि अवधी का प्रयोग सर्वप्रथम राम भक्ति शाखा के कवियों ने ही किया है। तो ये बिल्कुल वो गलत कहते हैं। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो जो अवधी का प्रयोग किया है वो सूफी कवियों ने किया है। सूफी कवि कहा जाता है कि जो सूफी शब्द है ये सुफ़ा से बना है। सुफ़ा कुछ का मानना है कि जो सुने में विश्वास करते हैं, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में जो सुनते हैं उसमें विश्वास करते हैं। और कुछ का मानना है कि जो ये सुफ़ा शब्द है ये एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता था जो कह सकते हैं कि धर्मगुरु धारण करते थे या पहनते थे, उसे कहा गया है। तो इसमें हम देखेंगे आखिर इसकी जो शुरुआत होती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो होती है वो सूफी कवि इसकी शुरुआत करते हैं। सूफी कवियों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ऐसे कुतुबन हो गए, मंझन हो गए, इसी में नूर मोहम्मद हो गए, इसी में मुल्ला दाऊद हो गए, इसी में उस्मान हो गए। ये जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं इन्होंने क्या किया है, अवधी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। इनकी हम रचनाएं देखेंगे जिसमें प्रमुख रूप से अवधी का प्रयोग किया गया। भैया ये रचनाएं परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं और हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे एक रचना है चंदायन। तो ये जो रचना चंदायन आपके सम्मुख लिखी गई है ये प्रथम अवधी रचना है, अर्थात ये अवधी भाषा में लिखी गई प्रथम रचना। सूफी जैसे जायसी जी ने तुलसीदास जी के पहले अवधी का प्रयोग किया है और तुलसीदास जी ने जायसी के बाद अवधी का प्रयोग किया है। परंतु जायसी जी ने क्या किया कि उन्होंने कोई कह सकते हैं कि उनका जो पद्मावत महाकाव्य था उसमें उन्होंने किसी को आधार नहीं माना है, और तुलसीदास जी ने क्या किया कि आधार राम को माना है, राम को मानने वाले ज्यादा हैं, इस कारण उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो गया। परंतु सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूफी कवियों ने अवधी का प्रयोग पर्याप्त किया था। तो जो चंदायन जी की जो ये चंदायन रचना है किसकी है, ये मुल्ला दाऊद की है, लिख लेंगे, मुल्ला दाऊद की रचना है। इसी में भैया आपका पद्मावत महाकाव्य आ गया, इसी में आ जाता है पद्मावत महाकाव्य। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जायसी जी हैं और भैया इसमें 57 सर्ग हैं, सर्ग भी पूछ ले जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना, जैसे आगे अगर देखें तो इसमें मंझन माफ कीजिए मधुमालती रचना है, मधुमालती रचना, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो हैं मंझन। उसके बाद में अगली रचना है भैया इसी में मृगावती रचना है, इसके रचनाकार हैं कुतुबन जी। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कुतुबन है। उसके बाद में एक और इसमें रचना आती है भैया इंद्रावती। जी, जो इंद्रावती है ये नूर मोहम्मद की रचना है और ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये अवधी की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसके बाद भैया हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आदिकाल में हमने देखा, उसके बाद जैसे हम लोग भक्ति काल में आते हैं तो भक्ति काल में क्या होता है कि प्रारंभिक जैसे कबीरदास जी को उन्होंने क्या किया कि उनकी वहीं पंचमेल खिचड़ी हुई। उसके बाद में जैसे जायसी जी आ गए तो जायसी जी ने क्या किया है, पद्मावत महाकाव्य लिखा है। इसके साथ साथ इनकी अखरावट है, आखिरी कला में रचना सब इनकी अवधि में ही रची गई हैं और ये मसनवी शैली के जनक माने जाते हैं। मसनवी शैली में एक अंतर ये होता है कि एक हो गई प्रबंध शैली, एक हो गई मसनवी शैली। प्रबंध शैली में यह कहा जाता है कि जब 4 चौपाई पूर्ण हो जाती हैं तब एक दोहा आता है। जैसे जब आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जब 4 चौपाई पूर्ण हो जाएंगी तब एक दोहा आएगा। परंतु इसमें क्या होता है कि पद्मावत में कि 3 चौपाई पूर्ण हो जाएंगी, 1 चौपाई अधूरी रहेगी, तब दोहा जाता है। तो यह है मसनवी शैली। जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने मसनवी शैली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो भक्ति काल में जैसे जायसी जी हो गए, उसके बाद में जब हम पहुंचते हैं इसमें सगुण में पहुंचते हैं, सगुण में सबसे पहले जो भैया सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि आते हैं वो हैं रहीम दास जी।
ध्यान देंगे यहाँ पे इनकी रचना है बरवय नायिका भेद। ये रचना कई बार टाइट में भी पूछी गई है, यूपी बीएड एंट्रेंस में भी पूछी गई है, बरवय नायिका भेद। हाँ, ये किसकी रचना है भैया? ये रहीमदास जी की रचना है। और ये वही रहीमदास हैं जो आप कह सकते हैं कि बैरम खां के पुत्र थे, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। और ये कबीर कह सकते हैं, कबीर जो थे इनके पालक थे, कह सकते हैं इनके संरक्षक थे, उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। तो ये रचना यूपी बीएड हो गया, यूपी टेट हो गया, कई बार पूछी गई है। उसके बाद में हम आगे बढ़े, जैसे हमने देखा कि सामान्य रूप से जब सगुड़ में आए तो इसमें जो कह सकते हैं कि तुलसीदास जी हो गए। तुलसीदास जी ने क्या किया है कि पर्याप्त मात्रा में अवधि का विकास किया है। इनका जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो कौन सा है भैया? वो है श्री रामचरितमानस। जी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं तुलसीदास। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि जो श्री रामचरितमानस की भाषा है वो कैसी है? अवधि है। और ये बोल चाल की अवधि है, बोल चाल की अवधि। इसका मतलब है कि जिसे आसानी से समझा जा सके या कह सकते हैं पढ़ा जा सके। और जो जायसी जी की पद्मावत में जो अवधि है बहुत ही क्लिष्ट है, इसलिए हम पद्मावत की अर्थ आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी की जो मान रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका हो गई, श्री कृष्ण गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, इनको हम छोड़ दें। बाकी जो श्री रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, जन्मे माफ कीजिए, ये हो गई। इसके साथ साथ इसमें रामलला नेहछू है, हनुमान बाहुक है, कवितावली है। ये जो समस्त रचनाएं रची गई हैं किसमें हैं? ये सब अवधि भाषा में ही रची गई हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने इसको बहुत पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके बाद हम जब कह सकते हैं कि रीत काल में प्रवेश करते हैं तो इसमें केशव दास जी आ जाते हैं। केशव दास जी ने कुछ कह सकते हैं एकाध जो कविताएं लिखी हैं, जो कह सकते हैं उनके जो फुटकल पद हैं वो अवधि में रचे गए हैं। केशव दास के बाद अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से अवधि का इतना व्यापक तरीके से प्रयोग कोई भी कवि नहीं करता है, ना तो कोई लेखक इसके विषय में कोई विशेष रचना रचता है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य कई बार पूछा जाएगा कि अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, जी, अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की अगर बात करें तो ये श्री रामचरितमानस है। आपको ध्यान रखना है, इसमें 7 कांड हैं। ये प्रश्न है बहुत सरल, लेकिन कई बार ये भी पूछा गया है। और ये प्रबंध शैली में लिखा गया है। ये कह सकते हैं कि 1574 में इसकी रचना हुई थी, संवत 1631। करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, इस प्रकार से ये अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अवधि का सबसे विस्तृत महाकाव्य कौन सा है, तो भैया ये पद्मावत महाकाव्य है। इसमें सर्वप्रथम नखशिक वर्णन का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें नायक एवं नायिका का जो विरह बताया गया है वो जो कह सकते हैं कि साल के 12 महीने होते हैं उसके माध्यम से बताया गया है। तो ये कुछ श्रेष्ठ बातें हो गई अवधि के विषय में। बाकी जो कह सकते हैं कि हमारी जो श्रेष्ठ बची हुई हैं इसमें आ जाती है बघेली। बघेली की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से बघेली जो है ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बघेल खंड क्षेत्र हो गया वहां पर पर्याप्त मात्रा में ये बोली जाती है। तो हम लोग देखेंगे बघेली। हाँ, बघेली। देखिए, बघेली की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अवधि का ही एक थोड़ा विस्तृत रूप हो गया है। और जब अवधि को हम कई सारी शाखाओं में विभाजित करते हैं तो इसी में एक और शाखा आ जाती है, ये बघेली है। और इसमें प्रमुख रूप से जो मध्य प्रदेश का रीवा जनपद है, मध्य प्रदेश का रीवा जनपद, जैसे जब आप रीवा में प्रवेश करेंगे तो आप इलाहाबाद की तरफ से जब आप जाएंगे तो बहुत पड़ोस में रीवा पड़ेगा। तो तात्पर्य यह है कि इलाहाबाद की जो एक छाप पड़ी है वो रीवा पर पड़ गई है। और यही कारण है कि रीवा में प्रमुख रूप से बघेली बोली जाती है। इसमें भी कोई विशेष महाकाव्य नहीं रचा गया है और ना तो कोई विशेष कह सकते हैं कि खंडकाव्य रचा गया है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि ये अवधि की ही एक उपभाषा है। जी, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है कि ये अवधि की ही एक उपभाषा है, अवधि की उपभाषा। बाकी भैया इसमें कोई विशेष महाकाव्य ना रचे गए, ना तो इसमें कोई विशेष खंडकाव्य रचे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली जो हमारी है वो है छत्तीसगढ़ी। हाँ, छत्तीसगढ़ी के बारे में बात की जाए तो सामान्य रूप से इसमें यह कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ जनपद का वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। जैसे आप लोगों को बताया गया था भाषा परिवार के विषय में, तो जो सबसे बड़ा भाषा परिवार था वो था सौरसेनी भाषा परिवार। इसमें लगभग 74% जो भाषाएं हैं वो सौरसेनी भाषा परिवार में ही आती हैं। अर्थात उत्तर भारत की समस्त जो बोलियां हैं वो सौरसेनी भाषा परिवार में ही आती हैं। उसके बाद में आपको बताया गया था नंबर 2 पे जो भाषा परिवार आता है ये है द्रविड़ भाषा परिवार। लगभग 24% जो बोलियां हैं। दक्षिण भारत की जितनी भैया तमिल है, तेलुगु है और इसमें कह सकते हैं कन्नड़ है, मलयालम है,
उड़िया है, ये जितनी भी भाषाएं आती हैं ये सब द्रविड़ भाषा परिवार में ही आती हैं। उसके बाद में इसमें इंडो तिब्बती भाषा परिवार आता है और ये हो गया एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आ गया, ये भाषा परिवार हैं। तो जो कह सकते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वो उनमें समय जो बोली जाती है वो कौन सी है, वो भैया कह सकते हैं इसमें उनको छोड़ करके जो शेष बची है वो सब छत्तीसगढ़ी ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रविड़ भाषा परिवार को छोड़कर शेष बघेली का क्षेत्र है, माफ कीजिए शेष छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है जी। तो इसमें कोई विशेष बिंदु नहीं है इसलिए हम व्याख्या नहीं करेंगे, आपका हम समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। बाकी कोई से प्रश्न नहीं आता है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो 17 बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज आप लोगों ने देखा जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं भैया हमारी वो हो चुकी हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सिर्फ इनकी एक पहचान होगी, बाकी कोई विशेष, जैसे भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी बोलते हैं तो बहुत लोग बहुत बड़ा जनपद है, परंतु ना तो कोई खंडकाव्य लिखा गया, ना तो कोई महाकाव्य लिखा गया, ना तो कोई बड़ी रचना हुई है। तो आज हम लोगों ने देखा जो शेष हमारी बोलियां बची थी इनको देखा है भैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भैया लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करते रहें। संपूर्ण व्याकरण आपको बहुत कम समय में उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।